नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एमपीसी की मीटिंग थी हमारी, जो रेट कट के रिलेटेड डिसीजन था या फिर उसको होल्ड करना है उससे रिलेटेड। तो आज के दिन काफ़ी अपडेट की बात यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर बात करें तो एमपीसी यानी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी उसका आउटकम आ चुका है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 में यानी कि जो अभी हमारा चल रहा है 25-26 उसके अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 6.8% के आसपास रह सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको आउटलुक किया यानी कि प्रोजेक्शन किया आरबीआई ने, वो 6.8% के आसपास रहने वाली ऐसा कहा जा रहा है अभी के लिए। और हमारे जो रेट कट का डिसीजन था तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, उसको अंदर एक्चुअल जो था वैसा का वैसा ही रखा गया है, यानी कि होल्ड पे ही रखा गया है। 1 अक्टूबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरबीआई की मीटिंग थी और उसका आउटकम आ चुका है। 5.5 प्रीवियस था, उसको फोरकास्ट कहा था कि 5.5 रह सकता है और एक्चुअल में भी 5.5% ही रखा गया है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए। और आपकी जो लोन होगी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे तो उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुए, यानी कि आपके ब्याज दरों में या फिर ईएमआई के अंदर कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कहा है कि अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट करते जाएंगे तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रह सकती, इस वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, ऐसा अभी के लिए आरबीआई को लग रहा है। इसी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। अब देखते हैं अगली मीटिंग जब होगी तब रेट करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट, आरबीआई ने इन्फ्लेशन का भी प्रोजेक्शन किया है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं यानी कि महंगाई। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन है वो करीब 2.6% के अराउंड रह सकता है। यहाँ पर अच्छी बात है 2.6% के अराउंड, जो कि अर्लियर की बात करें तो 3.1% के अराउंड था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई के जो 13 अक्टूबर है उनका सीपीआई का डेटा यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। पिछले महीने का यानी कि अगस्त का, तो उसमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई रही थी 2.07% के आसपास। अब जो फोरकास्ट किया है वो है 2.6%, यानी कि जो पिछले महीने यानी कि सितंबर था उस महीने में 2.6% के अराउंड क्या है कि इन्फ्लेशन रह सकता है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। इसलिए अब देखते हैं 13 अक्टूबर को हमारा सितंबर का महंगाई का डेटा आने वाला है, वो 2.6% के अराउंड रहता है या फिर नहीं। और आरबीआई जो बात कर रहा था वो 3.1% के अराउंड पिछले क्वार्टर की बात कर रहा था। इस वजह से अब देखते हैं इस क्वार्टर में क्या रहता है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पर वो बात करता है, मगर हमारा एवरी मंथ का भी डेटा आता है। तो अब देखते हैं फोरकास्ट क्या रहता है और एक्चुअल में कितना इन्फ्लेशन रहता है, यानी कि महंगाई का डेटा क्या रहता है। अगर महंगाई का डेटा अभी भी थोड़ा कम आया तो अगले महीने या फिर नेक्स्ट जो मीटिंग होगी आरबीआई की उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखते हैं 13 अक्टूबर को क्या डेटा आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ तो सेबी ने लॉन्च किया है अपना मित्रा प्लेटफॉर्म, यानी कि मित्रा प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है किसके लिए, तो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि उनके म्यूचुअल फंड एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, लॉस्ट में है या फिर क्या, उसको ट्रैक करना है। तो इन्वेस्टर मित्रा प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इनका जो म्यूचुअल फंड है उसका स्टेटस जान सकता है, क्या उसकी गतिविधियां हो रही है वो जान सकता है। इसलिए सेबी ने फ्री ऑफ कॉस्ट मित्रा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए और कई सारे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ से मित्रा नाम के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक, तो इनका आईपीओ आने वाला है, आप सबको पता ही होगा। उनकी डेट भी रख दी गई है, 7 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ आ रहा है। करीब 11,500 करोड़ रुपीज़ का एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ आने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। टाटा कैपिटल का भी बात करें तो वो भी 15,000 करोड़ का है और 7 अक्टूबर को एलजी का भी उसके साथ साथ आ रहा है, क्योंकि 6 अक्टूबर को टाटा का आ रहा है और 7 को एलजी का आ रहा है। अब देखते हैं कौन सा आईपीओ जितना सब्सक्राइब होता है, क्योंकि एलजी का इतनी अच्छी बैलेंस शीट या फिर पीएनएल स्टेटमेंट मुझे नहीं लगा है। टाटा कैपिटल की बात करें तो उसका ठीक ठाक है, मगर थोड़ा ओवर वैल्यू आईपीओ आ रहा है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो आपका व्यू है, जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ एनएससी की, तो एनएससी ने अपना कुछ डिसीजन बड़ा अनाउंस किया है कि वह लोड साइज़ के अंदर कमी करने वाले, यानी कि निफ्टी 50 का जो एनएससी का इंडेक्स है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला उनका कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो लोड साइज़ है उसको रिड्यूस करने वाले 75 से 65, यानी कि दिसंबर 30 से यह लागू भी होने वाला है। यानी कि अभी के लिए जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं निफ्टी 50 में, उसके अंदर 75 का जो लॉट साइज़ है उसको कम करके 65 कर देने वाले हैं। यानी कि कई सारे जो ट्रेडर है
हमारे जो ट्रेडर भाई उसको थोड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब थोड़ी कैपिटल में एक लॉट साइज़ का अब माल उठा सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 10 स्टॉक का क्या है कि प्रीमियम कम हो जाएगा, और थोड़ी कम क्वांटिटी में कम साइज़ में आप कम पैसों में भी ट्रेड कर पाएंगे एक लॉट के अंदर, जो कि अच्छी बात है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट बात करूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो उनके भी Q2 के अपडेट आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो लोन डिसबर्समेंट है, यानी कि जो लोन बांटना है, वो करीब 32% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेस पर। आप सबको पता ही होगा कि हाउसिंग के अंदर लोन बांटने का काम करती है कंपनी, और 15,900 करोड़ तक पहुंच चुका है। और AUM की बात करें उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो उनके अंदर भी 24% की अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि Q2 का अपडेट काफ़ी अच्छा है, और देखा जाए तो Q2 का रिजल्ट भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अच्छा आ सकता है। तो अब देखते हैं Q2 का रिजल्ट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, TCS है, इन्फोसिस है, इन सारी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अगले महीने से कई सारी छोटी मोटी कंपनी है उनके भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे Q2 के, क्योंकि Q2 ख़त्म हो चुका है सितंबर से, इस वजह से। क्योंकि अप्रैल, मई और जून यह 3 महीने का Q1 होता है, और जुलाई, अगस्त और सितंबर ये Q2 होता है। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म हो चुका है, इस वजह से Q2 का रिजल्ट अब शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ मेटल स्टॉक की, तो उसके अंदर अच्छी तेज़ी रही है। लॉयड्स मेटल और टाटा स्टील की बात करें तो उसके अंदर 6% एंड 3% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। क्योंकि मेटल स्टॉक इसीलिए तेज़ी रही है, कई सारी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और जो कॉपर प्राइजेस बढ़ रहे हैं बाज़ार में, उसकी डिमांड मेटल की काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से लॉयड मेटल एंड टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व की हमारे, यानी कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। पहले कितने थे, तो पहले करीब $700.2 बिलियन के हमारे पास USD के फॉरेक्स रिजर्व थे, जो अब कम करके हमारी RBI ने 2.3 बिलियन कर दिया है। यह RBI के डेटा के तरफ 26 सितंबर का डेटा है, उसी से पता चल रहा है। यानी कि हमने US से डिपेंडेंसी काफ़ी कम कर ली है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि US जो ना करने की चीज़ें कर रहा है इंडिया के साथ, कई सारे बबल कर रहा है, टेरिफ वाली सिचुएशन या फिर धमकियाँ देता जा रहा है। उस वजह से हमने US के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया और चाइना दोनों ही देश, और रशिया भी USA के ऊपर से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और डॉलराइजेशन का प्लान बना रहे हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी न्यूज़ या फिर अपडेट आ सकती है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और मार्केट क्रैश होगी, और फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ रैली देंगी। तो इस तेज़ी का फ़ायदा या फिर मंदी का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं, अगर आपको मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो, क्योंकि मार्केट जब जब गिरती है तब अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। मैं इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ अभी के लिए तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या फिर कुछ समय में काफ़ी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी देने वाली है। यहाँ पर आप देखें तो इंडिया ने कई सारे गोल्ड के रिजर्व अपने बढ़ाए हैं। यानी कि इंडिया और चाइना इस साल से या फिर कई पिछले 2 सालों से गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है, और जो USD यानी कि US डॉलर है उसके ऊपर से अपनी निर्भरता कम करता जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ, हमास ने एग्री कर दिया जो सीज फायर वाला प्लान था इजराइल वाला, वो होस्टेजेस को छुड़ाने वाला स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड। यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इजराइल और हमास के बीच में जंग रुक जाती है तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी, और क्रूड ऑयल के प्राइजेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ अमेरिका की बात करूँ, तो यहाँ पर हम यहाँ उन लोगों का CPI का डेटा देखें, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा, तो उनका 15 अक्टूबर को इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। 2.9% प्रीवियस था, जो फोरकास्ट अभी के लिए कुछ नहीं किया गया, एक्चुअल में क्या आता है उसके ऊपर से पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनका कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। अभी के लिए तो मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लगी है, अगर कट हो गए तो अच्छी बात है उनके लिए। और अभी के लिए जो CPI का डेटा है 15 अक्टूबर, तो वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इसके अंदर इन्फ्लेशन का डेटा उनका जो फोरकास्ट किया होगा उतना ही आ गया, तो अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा और मार्केट में तेज़ी आ सकती है। यानी कि अमेरिका की मार्केट में भी आप अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 अक्टूबर को, यानी कि 15 अक्टूबर को उनका महंगाई का डेटा आने वाला है। उसके बाद 29 अक्टूबर को उनकी फेड गवर्नमेंट की मीटिंग होगी, यानी कि जैसे हमारे RBI में मीटिंग होगी उन्हीं की फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी। उसके अंदर डिसीजन कहा जाएगा कि
परसेंट के आसपास रखना है या फिर 4 से 4.25 ही रखना है, यानी कि 25 ऐसे ही रखना है या फिर 25 बेसिस का इंटरेस्ट रेट कट करना है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो 4% तक वो इंटरेस्ट रेट अपना ला देंगे, जो कि अमेरिका की मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से अमेरिका की मार्केट में तेज़ी ही देखी जा रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की कट होने की संभावना लग रही है उनके कई सारे इन्वेस्टर को इस वजह से। तो आज की अपडेट की बात करूँ तो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।